नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्टल इन्फो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे जीडीएस से रिलेटेड न्यू व जिससे जीडीएस से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है? तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कि हमने बोला था कि जो जीडीएस की जो नोटिफिकेशन होगी रिक्रूटमेंट की, वो मैंने डेट बोली थी मैक्सिमम 15 फरवरी, लेकिन आज 10 तारीख है, तो आज ही नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है? द नोटिफिकेशन विल बी made live for registration and submitting online application by the candidate from 10/2/2025। मतलब आज तारीख से जीडीएस जो है जीडीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10/2/2025 से आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं अपने उसके लिए, मतलब जीडीएस की पोस्ट के लिए आप 10/2/2025 से मतलब आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? ये देखो नोटिफिकेशन आया, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन है, जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया अभी। एप्लीकेशन और इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, दैट इज बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, तो प्लीज आप उसको देख सकते हैं कि बीपीएम क्या होता है, एबीपीएम क्या होता है, डाक सेवक क्या होते हैं। फिर एनेक्चर 1, द एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द फॉलोइंग लिंक, जो इनका ऑफिशियल लिंक है https:/indiapost.gdsonline.gov.in। ठीक है? ये आपके लिए विंडो कब से ओपन होगी, एडिट करेक्शन के लिए क्या डेट है, वो भी हम देखते हैं नीचे। इसमें मेन ध्यान देने वाली बात ये है, registration online application edit correction window, the candidate would need to register themselves before submitting an online application. They would need a valid mobile number and active email address for registration purpose। क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसी पे आपके जब सिलेक्शन की लिस्ट आएगी तो उसी में मैसेज आएगा। ठीक है? तो जो मोबाइल नंबर हो और जीमेल आईडी हो, उसको सही डालना और ध्यान रखना, वही लास्ट तक रखनी है। क्योंकि जब आप फर्स्ट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उस टाइम भी ओटीपी आएगा, सेकंड वेरिफिकेशन के टाइम भी मेल और मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आएगा। ठीक है? और मैसेज भी उसी पे आएगा। ठीक है? ये देखते हैं रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से अप्लाई कर सकते हैं? 10/2/2025 से 3/3/2025 तक, 10 फरवरी से 3 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद एडिट एंड करेक्शन, एडिट और करेक्शन के लिए 5 दिन के लिए 3 दिन के लिए विंडो ओपन की जाएगी। उसमें आप आपसे कोई गलती हो गई है तो करेक्शन कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि कोशिश करें कि गलत भरे ही ना। 10 और 3 के बीच में जब भी फिल करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और बिल्कुल सही डिटेल अपनी सबमिट करें। ठीक है? और क्या डिटेल ध्यान देनी है, कौन सी डिटेल फिल करनी है, एक-एक चीज हमने आपको नीचे बताते रहेंगे अभी। ठीक है? अब इसमें बताया गया सर्विस कंडीशंस एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेसिडेंट एंड एकोमोडेशन। The applicants must clearly understand that the GDS are not regular employee of the department or central government, and their emoluments, allowances and other entitlements are not as per the central government employees। ठीक है? ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ठीक है? Their service condition are governed by the Department of Post। इनकी जो सर्विस होती है गवर्न की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। ठीक है? तो इसमें ध्यान न देते हुए फिर इनके सबके जॉब प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। मैंने इसके लिए तो एक अलग से वीडियो भी बनाई है, बाकी इसमें हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। बाकी जो मैंने वीडियो बनाया उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपने विस्तृत जानकारी लेनी है तो प्लीज जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है? ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम होता है?
ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम जो भी चेंज आएंगे या जो भी काम करना होता है वो सभी बीपीएम को करना होता है। बीपी ब्रांच पोस्ट और क्या नाम, ये जो आईपीपी का काम होता है वो भी इन्होंने करना होता है। ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन एंड ऑफ products and services being provided by the department and operating various services in the customer service centers CSC in the department of post। ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन का भी काम इनके द्वारा किया जाता है बीपीएम के द्वारा। और जो सिंगल एंडेड बीओ है, सिंगल एंडेड बीओज में इन द सिंगल एंडेड बीओज बीपीएम have the overall responsibility of smooth and timely function of the office including mail conveyance and mail deliver। ये भी हमने बताया, मेल कन्वेंस मतलब एमसी और एमडी क्या होते हैं उसमें बताया हमने। ठीक है। मतलब जो सिंगल एंडेड बीओ होते हैं उसमें बीपीएम को एमडी प्लस एमसी का भी काम करना होता है। डी में इन द बीओज अदर देन द सिंगल एंडेड द बीपीएम्स में बी असिस्ट बाय एबीपीएस। मतलब जो सिंगल एंडेड बीओ के अलावा डबल हैंडेड या ट्रिपल हैंडेड होते हैं बीओ, उसमें बीपीएम का काम होता है उनको असिस्ट करना एबीपीएम्स। एबीपीएम्स में कौन कौन आते हैं वो भी मैंने बताया था, एमसी और एमडी आते हैं। ठीक है। रेजिडेंस एंड एकोमोडेशन, द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज अ बीपीएम विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट। जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का एकोमोडेशन होता है वो भी बीपीएम द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। इसमें लिखा है ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट, सिलेक्शन के बाद में लेकिन जो एंगेजमेंट के पहले आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है। अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट विल द डिटेल्स ऑफ एकोमोडेशन इज टू बी सबमिटेड बिफोर एंगेजमेंट। इसके लिए आपको डिक्लेरेशन देनी होती कि हाँ मैंने मतलब इसके एकोमोडेशन के लिए कि हाँ हमने प्रोवाइड कराना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जैसा कि आपको हमने पिछले चैनल में भी पिछले वीडियो में भी बताया था एबीपीएम बीपीएम, यहाँ भी फिर से बता रहे हैं एबीपीएम का क्या काम होता है। ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जॉब प्रोफाइल ऑफ द असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड सेल ऑफ स्टैम्प्स स्टेशनरी कन्वेंस एंड डिलीवरी मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस, डिपॉजिट पेमेंट एंड आईपीपी ट्रांजेक्शंस। ठीक है। बीपीएम का असिस्ट करने का भी काम, मार्केटिंग इनका भी काम होता है, मार्केटिंग और प्रमोशन का। एबीपीएम में भी आल्सो रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटी ऑफ द बीपीएम। अगर आपने बीपीएम का काम किया है या एमडीएमसी का काम किया तो उसके लिए कंबाइंड ड्यूटी भी मिलती है। ठीक है। एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपरवाइजर, जो एबीपीएम के सुपरवाइजर होते हैं एमओ आईपीओ एसपीओ एसपीओ एसएसपीओ, तो वो जो भी काम बताएंगे वो भी करना होता है। ठीक है। एबीपीएम्स आर रिक्वायर्ड टू reside with the delivery jurisdiction to the post office concerned। मतलब इनको भी जो रहना होता है वो डिलीवरी jurisdiction जो आपका पोस्ट ऑफिस का एरिया वहीं पे रहना होता है। ठीक है। आगे बताएंगे इसमें डाक सेवक। डाक सेवक विल बी इंगेज्ड इन द डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस लाइन सब पोस्ट ऑफिस एंड हेड पोस्ट ऑफिस एंड ऑफिस ऑफ रेलवे। ये भी मैंने बताया पिछले वीडियो में भी कि जो डाक सेवक की ड्यूटी कहाँ होती है, एसओ में होती है, सब पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस और आरएमएस भी में भी होती है। इनका भी काम वही सेल ऑफ स्टैम्प्स स्टेशनरी कन्वेंस। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस ऑफ रेल मेल सर्विस। सॉर्टिंग ऑफिसेज में भी मतलब रेल मेल सर्विस में भी इनका काम होता है डाक सेवक्स का। मेल ऑफिसेज डाक सेवक्स इन द मेल ऑफिसेज विल हैंडल रिसीव डिस्पैच मेल बैग्स ट्रांजिट ऑफ बैग्स। ठीक है। इनका रिसिप्ट या बैग को मेल बैग को रिसीव करना होता है किसी बीओ से किसी एसओ से। मेन काम इनका मैंने जो पूरी डिटेल में पीछे वीडियोस में बताया है। ठीक है। डाक सेवक will also be assist postmaster, sub postmaster in managing the smooth functioning of departmental post offices to do marketing, business procurement or any other work assigned by the postmaster। ठीक है। रेजिडेंस इनका भी वही होता है, jurisdiction में रहना होता है। अलाउंस emoluments एंड अलाउंसेस, इनको क्या क्या मिलते हैं। जीडीएस हैज पेड emoluments इन फॉर्म ऑफ टीआरसीए फुल फॉर्म होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस।
मतलब यहाँ पे ड्यूटी होती है, हम आपको बताएंगे कितने घंटे की ड्यूटी होती है, मैक्सिमम कितनी मिनिमम होती है। बीपीएम का टीआरसीए लेवल होता है 12,000 से 29,380। एबीपीएम का टीआरसीए लेवल होता है 10,000 से 24,470। ठीक है, जो बीपीएम का टीआरसीए लेवल मतलब होता है बेसिक पे 12,000 हो गए। अभी एट प्रेजेंट डीए है 53%। ठीक है, इसमें ऐड करके 53% भी मिलेगा। ठीक है, 53 अभी 3% और बढ़ेगा तो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 12,000 प्लस 56% इसका, और प्लस और भी क्या नाम, ये ओएमए ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। अलाउंस वो एरिया के हिसाब से मिलता है, मैक्सिमम 500 रुपए है। ठीक है, फिर जैसे एचपी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हार्ड एरिया अलाउंस भी मिलता है। हार्ड एरिया अलाउंस को वो भी 500 रुपए मिलता है। ठीक है, तो इनकी मिनिमम सैलरी जो फर्स्ट लेवल पे 12,000 जिनका टीआरसीए होता है, उनकी लगभग सैलरी बनती है 19,000 के अबाउट स्टार्टिंग। ठीक है, जो एबीपीएम की सैलरी होगी, एबीपीएम की बेसिक एबीपीएम का टीआरसीए होगा 10,000 प्लस अभी 53 है, फिर 53 प्लस 3 और ऐड होगा 56%, तो इसका 56% हो गया 5600 प्लस इनको हार्ड एरिया अलाउंस इनको भी मिलता है सिर्फ 2 जगह पे, हिमाचल और उत्तराखंड में 500 रुपए। ये इनकी भी लगभग 16,000 के अबाउट सैलरी बनती है। ठीक है, बीपीएम की 19,000 के अबाउट, इनकी मिलती है 16,000 के अबाउट। ठीक है, अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट सभी के लिए सेम है, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 40। इसमें रिलैक्सेशन मिलता है, वो पैरा नंबर ए में नीचे हम बताते हैं आपको। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। ध्यान दें मेन बात कि जो एज होगी, जो लास्ट सबमिट होगा, लास्ट 10/3 है, मतलब 3 मार्च को आपकी एज 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए 3 मार्च को। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं इसमें एज रिलैक्सेशन एससी के लिए 5 साल और 40 साल मैक्सिमम है, तो इसमें 45/5 हो जाएगी। ऐसे ओबीसी के लिए 3 साल मैक्सिमम, ओबीसी के लिए जो 3 और ऐड कर देंगे 43 मैक्सिमम हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशन। पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कौन कौन आते हैं, क्या होता है, ये भी अभी हम नीचे बताएंगे। इनको 10 साल के लिए। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्लस ओबीसी, पीडब्ल्यूडीओ प्लस ओबीसी है तो 10 प्लस 3 13 साल मिलेगी आपको। पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी का 5 साल, 10 साल, इनका 15 साल, मतलब एससी एसटी वाले मैक्सिमम एज 55। ओबीसी वालों के लिए 43, एससी वालों के लिए 45, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 50 मैक्सिमम एज। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे इसमें। क्वालिफिकेशन एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन आई है तब आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये एग्जाम जो सिलेक्शन होता है आपके पास 10th सर्टिफिकेट के बेस पे होता है, 10th मार्कशीट, 10th में आपके कितने मार्क्स आए। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर बी में दिया है एप्लीकेशन शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू द 10th स्टैंडर्ड। जहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। वो पैरा नंबर एनेक्चर 3 में डिटेल में दिया कहाँ की किस स्टेट के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज कंपलसरी है, वो हम आपको नीचे बताएंगे। अभी स्पेशल प्रोविजन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन है, वो भी हम देखते हैं अभी क्या है। इसमें देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग एंगेजमेंट एंड जीडीएस ऑफिस
सिचुएटेड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है, द लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश और हिंदी स्टडीड एट लीस्ट अप टू द 10th स्टैंडर्ड। इंग्लिश या हिंदी तो कंपलसरी है, साथ में एनी ऑफ ट्राइबल लोकल लैंग्वेज जो ट्राइबल की है वो भी डायलेक्ट्स नोटिफाइड एज थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मतलब आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ उसका भी देना होगा कि आपके पास ये भी आती है आपको, ठीक है, वो भी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम देखेंगे अदर क्वालिफिकेशन में क्या, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल भी चलानी आनी चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स लाइवलीहुड। आपको बताते हैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक अंडरटेकिंग दी जाएगी कि हाँ आपको आता है, ठीक है, उसके जो परफॉर्मा नीचे अटैच है वो हम बता देंगे। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग के लिए भी कोई वो अंडरटेकिंग देनी होगी। एडिक्वेट मीन्स लाइवलीहुड। आपको बताते हैं कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक अंडरटेकिंग दी जाएगी कि हाँ आपको आता है, ठीक है, उसके जो परफॉर्मा नीचे अटैच है वो हम बता देंगे। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग के लिए भी कोई वो अंडरटेकिंग देनी होगी। एडिक्वेट मीन्स लाइवलीहुड, मतलब जो आपको टीआरसीए मिलता है, जो सैलरी मिलेगी, इसके अलावा आपके पास पर्याप्त साधन है आपको जीवन यापन करने के लिए, इसका भी कोई एफिडेविट या कुछ देने की अब जरूरत नहीं, इसका भी नीचे परफॉर्मा दिया है वो एनेक्चर फिल करना होगा, ठीक है। रिजर्वेशन ध्यान रखें, जो रिजर्वेशन SC ST OBC PWD EWS के जो सर्टिफिकेट होंगे उनका परफॉर्मा जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी में सिर्फ लगेगा, बाकी आप अगर इनवैलिड सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी परफॉर्मा है नीचे अटैच है, उसमें आपको डिटेल में दिया है कि किस परफॉर्मे में आपको कौन सा सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स एनेक्चर 5 में लगा है, 6 में लगे, 7th में लगे, SC ST OBC EWS PWD के सभी के हमने लास्ट वीडियो में भी बताए थे, बाकी हम आपको बता भी देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा इन केस ऑफ नॉन availability of caste certificate in the prescribed format, the shortlisted candidate subject to the verification of other document would be provisional selected and would require to submit the same within 15 days from the date of offer of provisional engagement. Failure in submitting the certificate during the period his oblique her candidate will be entitled rejected। मतलब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट नहीं कराया तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल मानी जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है ओबीसी का। ओबीसी का कुछ लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में, ओबीसी का लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी नहीं होती, ओबीसी का सर्टिफिकेट भी 1 ईयर होता है, ईडब्ल्यूएस का भी 1 ईयर होता है। और ओबीसी, ये ध्यान देने वाली बात है, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इट इज इन्फॉर्म दैट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओबीसी द कैंडिडेट शुड नॉट फॉल इन द क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, मतलब 3 साल की इनकम, लास्ट 3 ईयर की इनकम आपकी ज्यादा है, तो आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, मतलब आप ओबीसी के लिए अथोराइज नहीं हो, ओबीसी के लिए, ठीक है। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है वो लास्ट 3 ईयर की आपकी इनकम के हिसाब से बनता है, ठीक है। जो ऊपर अभी हम आपको बता रहे थे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटीज, उसमें डिटेल दी है कि कौन कौन सी कैटेगरी डिसेबिलिटीज में आती है। दोनों के लिए है, तीनों के लिए, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के लिए, लो विजन एलवी, डीफ एचएच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, 1 आर्म 1 लेग, लेप्रोसी कर्ड, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, ठीक है। ये सभी जो है डिसेबिलिटीज में आती हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम अमंगस्ट डिसेबिलिटीज मेंशन्ड एट A to D above एक्सेप्ट डीफ एंड ब्लाइंड, ठीक है। कौन सी डिसेबिलिटीज किस में आती हैं वो सब बताई गई हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि हाउ टू अप्लाई कैसे करें। आप ऑफिशियल वेबसाइट है https:/indiapostgdsonline.gov.in, बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्टिव में भी
सॉरी डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहां से भी इनकी साइट पे जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट है, इस पे आप जो अपनी डिटेल और फी पेमेंट रजिस्ट्रेशन सब इसी पे होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। आपका 10th के मार्क लिस्ट के हिसाब से सिस्टम से जनरेट होगी ऑलरेडी मेरिट लिस्ट कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, सेकंड लिस्ट में नाम आया। ठीक है, द मेरिट लिस्ट सेकंड पैरा में यही बताया गया, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ग्रेड्स, पॉइंट्स, मार्क्स, मतलब 10th के मार्क्स के बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, उसी बेस पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, इसमें बताया गया कि आपके मार्क्स और ग्रेड के बारे में। ठीक है, आपने जो भी डिटेल है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे फिल की गई, सेम मार्क्स दिए, मार्क्स फिल करना, अगर आपके ग्रेड दिए ग्रेड फिल करें। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल 10th के सर्टिफिकेट पे जो भी दिया है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है while preparing the merit list in case of tie among the applicants the same would be decided on the basis of following priority order। मतलब दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं तो उनको कौन पहले लाया जाएगा कौन बाद में। ठीक है, तो उसका प्रेफरेंस दिया गया मेरिट लिस्ट में। कैसे डिसाइड की जाएगी? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ओल्डर इन एज जो होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है फिर दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से, एसटी कैटेगरी, ट्रांस वुमेन, फिर एसटी फीमेल, उसके बाद एससी ट्रांस वुमेन, एससी फीमेल, ओबीसी ट्रांस वुमेन, ओबीसी फीमेल, ईडब्ल्यूएस ट्रांस वुमेन, ईडब्ल्यूएस फीमेल, यू आर ट्रांस वुमेन, यू आर फीमेल। ठीक है, एसटी ट्रांस मेल, एसटी मेल, एससी ट्रांस मेल, एससी मेल, मतलब पहले सभी कैटेगरी के फीमेल आएंगे फिर सभी कैटेगरी के मेल आएंगे। इसमें भी वही कि लेडीज फर्स्ट। ठीक है, सबसे लास्ट में यू आर के मेल। ये उस केस में है जब टाई हो जाएगा, सभी मार्क्स टाई हो रहे होंगे, उस केस में लिया जाता है। ठीक है, फिर दिया है डिपार्टमेंट वुड हैव द लिबर्टी एंड सोल राइट टू इंट्रोड्यूस एंड एनी एडिशनल क्राइटेरिया in case of tie to determine the merit the decision of the department shall be final। मतलब टाई के केस में जो भी लिबर्टी दी गई है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास ही है, डिसीजन डिपार्टमेंट का ही फाइनल होगा। ठीक है, मेन ये ध्यान दें, एप्लीकेंट सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड। आपने अगर कोई इनकम्प्लीट फिल किया है, कंप्लीट नहीं किया है या रॉन्ग फिल किया है, रॉन्ग फिल किया है तब भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये बताया गया है शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल हैव टू सबमिट द अंडरटेकिंग द फॉर्मेट ऑफ एज एनेक्चर 9 रिगार्डिंग द लायबिलिटी इन केस ऑफ फर्निशिंग फेस या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल्स। मतलब जो आपने डिटेल दिए वो बिल्कुल सही दिए, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं दिए, वो एनेक्चर 9 में दिया, इसकी अंडरटेकिंग आपको सबमिट करनी पड़ती। अगर आपने कुछ गलत दिया तो कैंडिडेचर आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, फिर दिया द कैंडिडेट मस्ट एंटर द नेम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी क्लियर बताया था। कैंडिडेट्स मस्ट देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम दिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ दी है, फादर्स नेम दिया है, मदर्स नेम दिया है, सेम वही फिल होना चाहिए, सेम, नो स्पेलिंग मिसमैच, कोई भी स्पेलिंग में भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, से मान लो आपका नाम रमेश है, आधार कार्ड पे RAMESH लिखा है, 10th के सर्टिफिकेट पे RAMES लिखा है, तो आप RAMESC फिल करेंगे। ठीक है, और जो मार्क्स वो तो बता दिए, 10th के सर्टिफिकेट पे जो है वही फिल करने, सेम वही। एप्लीकेशन विद ब्लर्ड एंड एलिजिबल फोटोग्राफ सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। आपने अगर साइन या फोटोग्राफ ब्लर है कुछ तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बता देंगे, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है,
जो भी आपका कैसे सिलेक्ट हुए कैसे पता चलेगा, ऊपर हमने आपको बताया भी था, एसएमएस और जीमेल, आपकी जीमेल पे मैसेज आएगा, ठीक है। आपको फर्स्ट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट ये दिए इनकी सभी के 2 सेट लेके जाने, सेल्फ अटेस्ट ये लिखा भी है, टू सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ फॉर सबमिशन, 10th की मार्कशीट की आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी ले जाने, ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके ले जानी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, जो भी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ में आपका आ जाएगा आधार कार्ड, आ जाएगा डेट ऑफ प्रूफ के लिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट, मतलब जो मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाएंगे वो सीएमओ या फिर मेडिकल ऑफिसर द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं ये सभी फर्स्ट वेरिफिकेशन जब होगी ये भी आप पहले से ही तैयार करके रखें, ठीक है। कंपलसरी ये लिखा भी है, कंपलसरी है ये। सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल डायलेक्ट्स इन केस ऑफ एंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के लिए जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके लिए आपको स्टेट अरुणाचल प्रदेश के स्टेट से ही सर्टिफिकेट इशू कराना होगा कि हमें यहाँ लोकल लैंग्वेज आती है, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इनकी साइट पे जाएंगे वहां पे पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, ऑब्टेन विद द रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ईमेल आईडी पूरी डिटेल सही से फिल करना आपने, ठीक। इसमें ये दिया है कि in case of duplicate registration is found by altering the basic details and the candidature of all such registration will be removed for the selection process। अगर आपने एक की डिटेल अपनी मतलब एक आपने रजिस्ट्रेशन 2 बार किया, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन किया तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। आपको फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या डिटेल ध्यान रखनी है, क्या क्या आपके पास मोबाइल नंबर टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी, ठीक है। ईमेल आईडी टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी, ईमेल आईडी भी वेरीफाई होगी, आधार नंबर भी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन आपका बोर्ड कौन सा आपने कब पास किया उसकी डिटेल होनी चाहिए फिल करते टाइम। स्कैन फोटो होनी चाहिए 50 केबी से लेस देन 50 केबी, 50 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए लेस देन 20 केबी, 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम आपको ये डिटेल चाहिए। फी पेमेंट ऑफ फी, पेमेंट की फी जो भी होगी ऑनलाइन होगी। फी कितनी होगी, 100 रुपीज फी टू बी पेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल पोस्ट नोटिफाइड in choice of division. However, payment of fee is exempted at all female application, SC, ST application and PWD applicants and trans women applicants, ठीक है। सभी फीमेल के लिए, SC, ST के लिए, PWD के लिए, ट्रांस वुमेन के लिए कोई फीस नहीं होगी, 0 फीस, ठीक है। एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट exempted category applicants may payment of the फी थ्रू एनी ऑफ ऑनलाइन मेड, मतलब जो भी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू नोट द रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने अपना नोट करके रखना। वंस पेड नॉट बी रिफंडेड, एक बार पेमेंट हो गई तो वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है। ऑनलाइन होगी डायरेक्ट, ठीक है। ये लिए हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी में अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली, ठीक है। ये डिवीजन के प्रोसेस दिया है, इसमें आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
be treated as null. इसमें बताया गया विंडो फॉर करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है। जैसे अगर किसी ने कैटेगरी फिल कर दी गलत, मान लो एससी का था, उसने फिल कर दी ओबीसी, ठीक है, तो वो भी करेक्शन हो जाएगी, उसकी फीस वापस हो जाए, फी कोई वापस नहीं होगी। लेकिन आप ओबीसी के थे, एससी में फिल कर दिया, तो आपके जो भी चार्जेस थे 100 रुपीज फी आपको सबमिट करनी होगी। मॉडिफाई के लिए, जो भी करेक्शन के लिए 3 दिन के लिए जो पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद जब एक्सपायर हो जाए, जो भी आपने करेक्शन करनी उसी टाइम कर लेना, उसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं होगी, ठीक है। 3 दिन के लिए या 4 दिन 3 डेज के लिए ओपन हो गए पोर्टल, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगी। ये दिया है कि लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज जीडीएस एंगेजमेंट, मतलब किस स्टेट के लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज कंपलसरी। जैसे आंध्र प्रदेश सर्कल के लिए तेलुगु कंपलसरी, असम में कौन कौन से स्टेट आते हैं इसमें दिया है, असम, 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरक वैली, बोडोलैंड, इसमें अलग अलग आते हैं, तो इसके लिए असमिया, इसके लिए बंगाली, इसके लिए बोडो। बिहार के लिए हिंदी, छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी, दिल्ली के लिए हिंदी, गुजरात में 2 स्टेट आते हैं, गुजरात, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, इसके लिए गुजराती कंपलसरी। हरियाणा के लिए हरियाणा के लिए भी हिंदी जरूरी है। हिमाचल के लिए हिंदी, जम्मू कश्मीर के लिए उर्दू या हिंदी, झारखंड के लिए हिंदी, कर्नाटका के लिए कन्नड़, केरला के लिए मलयालम, एमपी के लिए हिंदी, महाराष्ट्र के लिए मराठी। नॉर्थ ईस्ट में 3 स्टेट आते हैं, 5-6 तक आते हैं, इसमें देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इसमें दिया बोथ हिंदी और इंग्लिश। मणिपुर के लिए मणिपुरी और इंग्लिश, मेघालय के लिए बोथ हिंदी और इंग्लिश, एंड गारो, ठीक है। गारो फॉर द एरियाज कवर्ड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ईस्ट गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स, एरिया डिस्क्राइब करके दिया है कि कहाँ के लिए कौन सी जरूरत है, ठीक है। इसमें दिया है हिंदी और खासी भी जरूरत है, हिंदी और इंग्लिश भी जरूर। मिजोरम के लिए मिजो, नागालैंड के लिए हिंदी और इंग्लिश, त्रिपुरा के लिए बंगाली और काकबरक, उड़ीसा के लिए उड़िया, पंजाब के लिए पंजाबी, पंजाब सर्कल में 2 चंडीगढ़ के लिए हिंदी और इंग्लिश, राजस्थान के लिए हिंदी, तमिलनाडु में 2 स्टेट आते हैं, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, तमिलनाडु में तमिल, पुदुचेरी में भी तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, यूपी में, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, वेस्ट बंगाल में बंगाली, अंडमान एंड निकोबार में हिंदी इंग्लिश, सिक्किम में नेपाली, दार्जिलिंग में बंगाली और नेपाली, पोस्ट ऑफिसेज अंडर द गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए भी नेपाली, ठीक है। देखेंगे कि रिजल्ट कब आएगा इसका, ठीक है। इसमें दिया है कि द प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट वुड बी क्लोज्ड, नो फर्दर लिस्ट and no further list of shortlisted candidates will be issued after 30/6/2025, मतलब 30/6/2025 को लास्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली 15 मार्च को फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि 15 मार्च और 15 दिन बाद लिस्ट आती है। तो 15 मार्च में 1 आ जाएगी, अप्रैल में 2 आ जाएंगी, मई में 2 आ जाएंगी और जून में 2 आ जाएंगी, ठीक है। जून में शायद 1 ही आए ना, तो
5 या 6 मिनिमम 5 लिस्ट तो आएंगी ही आएंगी ना, हो सकता है कि 6 भी लिस्ट आ जाए, ठीक है, 5 तो आनी आनी कन्फर्म है। SC/ST सर्टिफिकेट का परफॉर्मा ये दिया है, ठीक है, लेक्चर 5 SC/ST के लिए। इसी परफॉर्मे में SC/ST का सर्टिफिकेट बनवाना है। ये OBC का है, इस परफॉर्मे में OBC का बनवाना है। बाकी इसकी डिटेल में वीडियो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसको आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। EWS का भी ये ध्यान रखें, EWS और OBC की वैलिडिटी 1 ईयर ही है, ठीक है। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।